हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल त्र्यंबकम में। और आज हम सेल डिवीज़न के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको सेल डिवीज़न के बारे में समझाना चाहूँगी। तो सेल डिवीज़न जो है उसको सर्वप्रथम किसने 1855 में विर्चोव ने देखा। और आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल डिवीज़न से। तो सेल डिवीज़न को सर्वप्रथम 1855 में किसने देखा? विर्चोव ने देखा। ठीक है। अब आया कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता: असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री माइटोसिस, समसूत्री माइटोसिस, अर्धसूत्री मायोसिस। अब आते हैं असूत्री विभाजन पे। यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है असूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन ये होता है जंतु कोशिकाओं में, और इसे सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। इस प्रक्रिया को नाम दिया माइटोसिस किसने? तो वाल्थेर फ्लेमिंग ने। यह विभाजन काई कोशिकाओं में होती है, सोमैटिक सेल जिसे बोलते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को हम 5 भागों में बांटते हैं, जैसे कि अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। ठीक है। मतलब जैसे कि एक आप डायरेक्टली तो कोई भी प्रोसेस हो नहीं सकता, तो उसे 5 चरणों में बांटा गया है। और 5 चरण कौन कौन है? अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति का निर्माण होता है। एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होता है। ठीक है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था एनाफेज सबसे छोटी होती है। तो एनाफेज क्या था? पश्चावस्था। और वो सबसे छोटी होती है क्योंकि ये 2 से 3 मिनट में ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं मायोसिस पे। तो इसका फार्मर और मूरे 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को देखा और इसे मायोसिस नाम दिया। किसने? फार्मर और मूरे ने। और समसूत्री विभाजन को जंतु कोशिकाओं में जर्मनी के जीव विज्ञान वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम विजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 में किया। ठीक है। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है। पहला अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसमें कितनी होगी? अर्धसूत्री 1 में 4 विभाजन होगी। पहले तो अर्धसूत्री जो कोशिका है वो 2 चरण में विभाजन करती है, एक अर्धसूत्री 1 और एक अर्धसूत्री 2। अब आते हैं तो अर्धसूत्री 1 में जो है गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए इसे न्यूनकारी कहते हैं, मतलब रिडक्शन डिवीजन। और अब अर्धसूत्री 1 भी 4 अवस्था में अपना विभाजन कंप्लीट करती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज 1 सबसे लंबी प्रावस्था होती है जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। प्रोफेज 1 ये क्या होती है? सबसे लंबी होती है। उसमें पहला अवस्था है लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकेटीन, चौथा डिप्लोटीन, 5वां डायकिनेसिस। ठीक है। अब आते हैं इन 5 के बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। लेप्टोटीन क्या है? गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई पड़ते हैं, इन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई पड़ते हैं, उन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है, डाइप्लॉइड होते हैं गुणसूत्र। अब जाइगोटीन पे आते हैं। समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं जिसे सिनैप्स कहते हैं। समजात गुणसूत्र जो हैं वो एक साथ जोड़े बनाते हैं जिसे सिनैप्स कहते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं।
प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। जाइगोटीन के बारे में था। अब पैकेटीन आया। प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर दो अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमैटिडों में बंट जाता है। इस प्रकार दो समजात गुणसूत्रों के एक द्विज से अब 4 क्रोमैटिड बन जाते हैं। इनमें 2 मातृ तथा 2 पितृ क्रोमैटिड होते हैं। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमैटिड एक या ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, ठीक है, और यही सबको क्रॉसिंग ओवर के हम नाम से जानते हैं। इसका मतलब हुआ जीन विनिमय पैकेटीन अवस्था में होता है, जीन विनिमय, और इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेता है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन-एस्टर क्रोमैटिड के बीच होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन-एस्टर क्रोमैटिड के बीच होता है। अब डाइप्लोटीन, समजात गुणसूत्र अलग होने लगते परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से एक के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काईएजमाटा कहते हैं। काईएजमाटा की औसत संख्या को बारंबारता कहते हैं। काईएजमाटा का अंतीकरण हो जाता है, मतलब वो टर्मिलाइजेशन हो जाएगा। अब आते हैं 5वीं अवस्था जो कि थी डाइकिनेसिस पे। केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है इसमें, और अर्धसूत्री विभाजन 2 समसूत्री विभाजन 2 के समान होता है क्योंकि अब ये 5 तो पढ़ लिए और वो 5 किसका पार्ट था, तो अर्धसूत्री विभाजन 1 का। अब अर्धसूत्री विभाजन 2 है जो समसूत्री के बराबर होगा, जो कि समसूत्री हम यहाँ पढ़े थे। ये रहा हमारा माइटोसिस, इसी को हम समसूत्री कहते हैं। अब आते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, यह विभाजन सोमैटिक सेल में होता है। समसूत्री और अर्धसूत्री जनन कोशिकाओं में होता है, और इधर इस विभाजन में कम समय लगता है समसूत्री में, और इसमें अधिक समय लगता है। और समसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका से 2 कोशिका बन रही थी, और इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है, ठीक है। संतति कोशिका में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता नहीं होती है, और संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण इसमें आनुवांशिक विविधता होती है और इसमें आनुवांशिक विविधता नहीं होती है। इसमें गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता और इसमें होता है। इसमें इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है और इसमें प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। तो ये था हमारा कोशिका विभाजन के बारे में जो कि हमने अभी देखा। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाकी धन्यवाद।